मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चिट्ठी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ साबित होगी। मैं उस दिन अपने ऑफिस में था, किताबों के ढेर में उलझा हुआ पुरानी हवेलियों की स्थापत्य शैली पर एक लेख लिख रहा था। दोपहर के करीब 3 बजे, जब खिड़की से धूप कुछ ज्यादा ही बाई दही भीतर घुस आई थी, तभी रिसेप्शन से कॉल आया। सर, आपके नाम एक रजिस्टर्ड चिट्ठी आई है। मैंने अनमने मन से कहा, भेज दो ऊपर। लिफाफा पीला पड़ चुका था, उस पर धूल की पतली परत जमी हुई थी। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी बुजुर्ग ने आखिरी बार कागज पर कलम चलाई हो। चिट्ठी मेरे दादाजी की थी, जो 3 महीने पहले ही गुजर चुके थे। लेकिन ये चिट्ठी आज पहुंची थी। और सबसे अजीब बात यह कि दादाजी का नाम तक मेरी ऑफिस की लोकेशन पर कोई नहीं जानता था। चिट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तू अब वो विरासत संभालने लायक हो गया है, हवेली तेरा इंतजार कर रही है। नीचे नाम था, राजवीर सिंह, मेरे दादा। मैंने तुरंत अपने मामा को कॉल किया। वो अब भी उसी गांव में रहते थे, जहां दादाजी की पुश्तैनी हवेली थी। मैंने जैसे ही हवेली का नाम लिया, दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा, वो हवेली अब भी सांस लेती है बेटा, अगर गया तो कुछ छोड़कर आना पड़ेगा। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मन के भीतर कोई सिहरन सी रेंग गई थी। 3 दिन बाद मैं अपनी छोटी बहन सिया के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। सिया ने मुझसे 1000 सवाल किए। कौन सी हवेली? क्यों जा रहे हो? क्या हमें वहीं रहना है? मैंने बस यही कहा, दादाजी की आखिरी निशानी है, देख लेते हैं। गांव पहुंचे तो हवेली के पास कोई नहीं जाता था। पड़ोसी खामोशी से झांकते थे। कुछ औरतें मुंह पर पल्लू रखकर सर झुका लेती थीं। एक बच्चे ने तो हमें हमारे सामने ही कहा, माँ, वो लोग भूतों वाली हवेली में जा रहे हैं। हम दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन सिया का हाथ थोड़ा कसकर मेरी उंगलियों को पकड़ गया। हवेली सामने थी, भव्य लेकिन टूटती हुई। लोहे का पुराना गेट, जो कभी गुलजार रहा होगा, अब जंग से खाया जा चुका था। दीवारों पर काई की हरियाली थी, जैसे वक़्त खुद वहां थम गया हो। दरवाज़ा खुला पड़ा था, लेकिन हवा का कोई असर उस पर नहीं था। वो यूं ही स्थिर था, जैसे कोई अंदर से हमें देख रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। मैंने पहला कदम अंदर रखा। लकड़ी की फर्श चरमराई। हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगी। सिया ने फुसफुसाकर कहा, भैया, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने हंसकर कहा, किसी भी बंद जगह में ज़िंदगी की हलचल दोबारा भरनी पड़ती है। अभी ये मरा नहीं है, बस सो रहा है। पर मैं झूठ बोल रहा था। मुझे भी उस हवेली में कुछ जिंदा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे नींद से जगा दिया गया था। हमने अपना सामान अंदर रखा। हर कोना धूल से भरा था। मकड़ियां छत से लटक रही थीं, जैसे उन्होंने पीढ़ियों से किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा हो। सिया ने अलमारी खोली। उसमें एक पुराना गहनों का डिब्बा था। डिब्बा खाली था, लेकिन उसमें से एक जानी पहचानी महक आई, वही जो दादी के गले लगने पर आती थी। लेकिन दादी तो बरसों पहले मर चुकी थी। रात तक हमने 2 कमरे थोड़ा बहुत साफ कर लिए थे। रसोई तो बिल्कुल उजड़ी हुई थी। खाना हमने गांव से मंगवाया। हम दोनों ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर की सांकल चढ़ा दी। लेकिन कुछ देर बाद लकड़ी के ज़मीन पर घिसटने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद सिया पानी पीने गई हो, पर वो अपने बिस्तर में थी, घुटनों में मुंह छुपाए हुए। भैया, कोई चल रहा है बाहर। दीवार के पीछे से मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, पर बाहर कुछ नहीं था। एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, जैसे हवा में नमी नहीं, कोई अधूरी चीख हो। उसी पल हवेली के पिछले हिस्से से एक खटका सुनाई दिया। एक दरवाज़ा धीरे से चरचराया और फिर थम गया। हम उस रात किसी तरह सो गए, कम से कम दिखावे के लिए। लेकिन जब मैं रात को एक बार आंख खोलकर पलटा, तो देखा, सिरहाने के पास एक मोटी मकड़ी बैठी थी। वो घूर रही थी मुझे, और जैसे ही मैंने तकिया पलटा, वो अंदर घुस गई। मैंने कुछ नहीं किया, बस करवट लेकर आंखें बंद कर लीं, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। कभी कभी डर को देखना उसे सच बना देता है। रात गहराती गई। गांव की बिजली वैसे ही भरोसे के लायक नहीं थी, और हवेली में तो पहले से ही कोई कनेक्शन नहीं था। आकाश साफ था, पर वो तारे भी जैसे डरे डरे से थे। चांद की रोशनी में भी एक स्याहपन था, जो कुछ छुपाने की नहीं, बल्कि जताने की कोशिश कर रहा था। हमने दियों का सहारा लिया। 2 पुराने पीतल के दिए जो दादी के समय से पड़े थे, उन्हें साफ करके जलाया। वो दियों की लौ थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे उसे भी इस अंधेरे में जलने से डर लग रहा हो। सिया चुप थी।
हमेशा की तरह बातूनी रहने वाली मेरी छोटी बहन उस रात कुछ भी नहीं बोली। वो मेरे पास ही बैठी थी, पर उसकी निगाहें खिड़की की दरारों में से झांकती हवाओं को घूर रही थीं। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है? उसने बस गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कुछ ऐसा जो मैं पढ़ना तो चाहता था, मगर शायद सुनने की हिम्मत नहीं थी। हम अपने-अपने कमरे में चले गए। दीवारों पर पुराने फ़ोटो फ्रेम टंगे थे, बिल्कुल काले पड़ चुके, जैसे तस्वीरों ने खुद को मिटा लिया हो। किसी एक फ्रेम में दादा-दादी की धुंधली-सी मुस्कान थी और एक कोने में एक बच्ची की फ़ोटो, जिसके बारे में कभी किसी ने ज़िक्र नहीं किया। मैंने वो तस्वीर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद ब खुद झुककर मेरा हाथ टाल दिया। कमरे में बिछा बिस्तर ज़रूर पुराना था, पर उसमें एक अजीब-सी गर्माहट थी, मानो किसी ने अभी-अभी वहाँ से उठकर जगह खाली की हो। मैंने लाइट बंद की, लेकिन खिड़की की दरारों से हल्की चाँदनी अंदर आती रही। तभी हल्के-हल्के कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। चर्र, 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 जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घिस रहा हो। पहले तो लगा कि ख़याल होगा, लेकिन फिर आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो गई। चर्र, चर्र। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। हॉल की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों से जैसे कोई ऊपर चढ़कर छत की तरफ जा रहा हो। हर कदम की थरथराहट लकड़ी की सीढ़ियों में महसूस हो रही थी। मैंने खुद को समझाया, ये पुरानी हवेली है, आवाज़ें होना आम बात है। लेकिन तभी सिया का चिल्लाना सुनाई दिया, भैया! मैं भागा उसके कमरे की ओर। दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर वह ज़ोर-ज़ोर से पीट रही थी। खोलो, कोई है कमरे में, दीवार से निकला है। मैंने ज़ोर से धक्का मारा। दरवाज़ा खुला तो सिया बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। मैं पास बैठा, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे-धीरे पूछा, क्या देखा? उसने काँपती आवाज़ में कहा, भैया, दीवार हिल रही थी। उसमें से जैसे किसी ने झाँका, एक आँख थी बस। और वो मुझसे बोली, तू मेरी जगह पर सो रही है। मैंने सिया को समझाने की कोशिश की कि ये थकान और डर की वजह से भ्रम हो सकता है, पर उसकी आँखों में वो घबराहट नक्कली नहीं थी। उस रात हमने एक ही कमरे में रहने का फैसला किया। मैंने दिया पास रखा, दरवाज़ा बंद किया और सांकल चढ़ाई, मगर न जाने क्यों लग नहीं रहा था कि वो सांकल कोई रोक पाएगी। ऐसा लगता था जैसे ये हवेली बाहर से बंद नहीं होती, बल्कि वो खुद अपने आप में कैद है, और जो अंदर आ गया वो उसका हिस्सा बनता चला जाता है। बात आई, रात के बीचों बीच मेरी नींद टूटी। कोई बहुत धीमी आवाज़ फुसफुसाती हुई, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो, नींद में मत बहो, मैं जाग रही हूँ। मैंने आंखें खोलीं। दिया बुझ चुका था और दरवाज़ा वो थोड़ा खुला हुआ था। मुझे याद है, मैंने सांकल चढ़ाई थी अंदर से। फिर ये कैसे? मैं उठा, धीरे-धीरे दरवाज़े की ओर बढ़ा। आवाज़ें अब नहीं थीं, लेकिन उस दरवाज़े के पीछे एक साया खड़ा था। बहुत धुंधला, बहुत हल्का, मानो धुएँ से बना हो, पर आँखें थीं उसकी, सीधी मुझे देखती हुई। मैंने दरवाज़ा बंद किया, सांकल दोबारा चढ़ाई। मैंने सिया को समझाने की कोशिश की कि ये थकावट और डर का असर है, लेकिन सच तो ये था कि मेरी खुद की रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ़ सी जम गई थी। उसने जो कहा था, दीवार में से किसी ने झाँका, एक आँख थी, बस। ये कोई आम सपना नहीं लग रहा था, और उसकी आँखों में जो सच्चाई थी, वो झूठ नहीं कह सकती थी। मैंने कमरे की दीवारों को गौर से देखा। दीवारों पर सीलन थी, रंग उखड़ा हुआ, पर वहाँ एक जगह, खिड़की के बिल्कुल पास, प्लास्टर में एक गोल सा हिस्सा था जो बाकी दीवार से अलग चमक रहा था। मैंने हाथ रखा, ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे वहाँ कुछ सांस ले रहा हो। मैंने सिया से कहा, तू मेरे कमरे में सो जा, मैं यहाँ देखता हूँ। लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, भैया, अकेले मत रहना, ये कमरा ठीक नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, डर से लड़ना सीखो, भूत भी इंसान की हिम्मत से डरते हैं पोहा। लेकिन अंदर से मेरी अपनी हिम्मत चुपचाप घुटनों के बल बैठी हुई थी। हम दोनों मेरे कमरे में लौटे और ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगे। दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ इस बार कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी, जैसे किसी अनदेखी हवा ने उसे छेड़ा हो। घड़ी की टिक-टिक और हवेली की खामोशी के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, दिया मत बुझाना। मैंने झटपट नज़रें घुमाई। सिया सोई हुई थी, कोई और नहीं था। मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब मैंने सिरहाने से चादर खींची तो एक पुराना मोमबत्ती जैसा कुछ नीचे से लुढ़क गया।
उसे उठाया तो वो एक पुरानी बालों की चोटी निकली, सूखी, उलझी, मगर कसकर बंधी बंधी हुई हुई। और जैसे ही मैंने उसे छुआ, दिया फड़फड़ाकर बुझ गया। अंधेरा, गहरा अंधेरा, और फिर किसी ने ठीक मेरे कान के पास सांस ली। सांस इतनी नज़दीक थी कि मैं उस गंध को महसूस कर सकता था। बासी तेल, सड़ी हुई मिट्टी, और जैसे किसी ने रातों से मुंह नहीं धोया हो। मैं बिल्कुल जड़ हो गया था, हाथ पैर सुन्न, आवाज़ गले में अटक गई। लेकिन तभी सिया की नींद टूटी। भैया, लाइट कहाँ गई? ये गंध कैसी है? मैंने झटपट माचिस निकाली और दिया फिर से जलाया। लौ जलते ही देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, जबकि हमने सांकल लगाई थी। और ज़मीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, नंगे पैरों के निशान। वो दरवाजे से कमरे के अंदर आए खबर आए थे और हमारे बिस्तर के चारों ओर गोल गोल घूमते रहे थे। मैंने माचिस की डिब्बी फेंकी और सांकल दोबारा चढ़ा दी। हम दोनों चुपचाप आंखें खोले बिस्तर पर बैठे रहे। दिया जलता रहा, हवेली सांस लेती रही, दीवारें कुछ बुदबुदाती रहीं, और रात धीरे धीरे बीतती रही, या शायद ठहर गई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें कमरे की दीवारों पर पड़ीं, तो एक बात साफ थी, हम अब सिर्फ हवेली के मेहमान नहीं थे, हवेली अब हमें देख रही थी। हमने रात तो काट ली, लेकिन जो चीज़ हमारे भीतर जिंदा हो गई थी, वो अब सोने वाली नहीं थी। सुबह की पहली धूप दीवारों से सरकते हुए कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसने कुछ भी साफ नहीं किया। हवा अब भी ठंडी थी, कमरे में एक अजीब गंध थी, गीली लकड़ी, बासी धूप, और शायद डर की। मैंने ज़मीन पर देखे गए पैरों के निशान खोजे। धूप में कुछ फीके पड़ गए थे, लेकिन फिर भी साफ थे। नंगे पैर, गीली मिट्टी में सने हुए, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्होंने हमारे बिस्तर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाए थे, जैसे कोई हम दोनों को सोते हुए देखता रहा हो, देर तक, बहुत देर तक। सिया अब कुछ नहीं पूछ रही थी। वो चुप थी, आंखों में रात का डर अब भी जिंदा था। मैंने उससे कहा, आज हवेली के बाकी हिस्सों को देखते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ क्या है, क्या नहीं है। डर को देखो तो वो भागता है। पर मैंने ये बात खुद को ही ज़्यादा कही थी। हमने आंगन से शुरू किया, पुराने पत्थरों से बना आंगन, जिसमें कभी तुलसी का चौरा रहा होगा, अब सिर्फ उखड़ी हुई ईंटों और झाड़ियों का ढेर था। आंगन के एक कोने में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था, ज़मीन से सटा हुआ। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बैठकर इंतज़ार किया हो, बहुत लंबा इंतज़ार। हवेली में कुल 5 कमरे थे, 2 नीचे, 2 ऊपर, और एक पिछवाड़े की तरफ, जिसे हमेशा बंद रखा गया था। वही दरवाज़ा जिसका जिक्र दादा ने कभी नहीं किया था। वो दरवाज़ा काफ़ी अलग था, लोहे की चादर से बना, बिना हैंडल के, बस एक भारी सांकल जिसमें ताला जड़ा था। मैंने सिया से कहा, इसे खोलते हैं। वो डर गई, बोली, भैया, वो दरवाज़ा पिछले जन्म जैसा लगता है, जैसे उसमें कुछ नहीं, कोई समय बंद हो। मैंने मजाक में कहा, शायद दादाजी की कोई पुरानी लाइब्रेरी हो। लेकिन जब मैंने ताले को छुआ तो वो अपने आप खुल गया, एक धीमी खचाक की आवाज़ के साथ, बिना जोर दिए, बिना चाबी के। दरवाज़ा थोड़ा खिसका और एक बासी सांस बाहर निकली। भीतर अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि दिया भी उसके सामने छोटा पड़ गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। वहाँ दीवारें पत्थर की थीं और ज़मीन पर पुराने लाल कपड़े बिछे थे, जैसे कोई वर्षों पहले पूजा करता रहा हो। एक किनारे पर लोहे की एक कुर्सी थी, मोटी जंजीरों से बंधी हुई, और उसके सामने दीवार पर कोयले से लिखा था, ये दरवाज़ा बाहर बंद करने के लिए नहीं, अंदर की चीज़ को अंदर रखने के लिए था। मैंने पलटकर सिया की तरफ देखा, लेकिन वो दरवाजे से 2 कदम पीछे ठिठकी खड़ी थी। भैया, वहाँ मत जाओ, वहाँ कोई है, उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने जैसे ही टॉर्च आगे बढ़ाई, कमरे के सबसे पीछे एक परछाई हिली। एक धुंधला सा आकार, लड़की जैसा, बालों से चेहरा ढंका हुआ, हाथों में चूड़ियाँ लेकिन टूटी हुई, और पैरों में पायल की खनक नहीं, घसीटने की आवाज़ थी। मैंने डरते हुए हुए टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वो परछाई अब वहाँ नहीं थी। फिर मेरे पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, हवा बंद, सांसें रुकी, टॉर्च की रोशनी कांपी, और फिर दीवार से वही आवाज़ जिसे सिया ने रात में सुना था, फिर से गूंजी। तू मेरी जगह पर सो रही है। लेकिन इस बार वो मुझसे कही गई थी।
वो शब्द दीवार से नहीं, मेरे भीतर से निकले थे, जैसे किसी ने मेरी आत्मा में उतरकर बोला हो। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। सांकल नहीं लगी थी, ताला भी नहीं, लेकिन दरवाज़ा हिल नहीं रहा था। सिया बाहर से चिल्लाई, भैया खोलो, भैया। अंदर घुप्पा अंधेरे में वो परछाई अब धीरे धीरे पास आ रही थी। चूड़ियों की खनक अब ज्यादा साफ थी, और उसके साथ एक बच्चे की धीमी हंसी भी। हा हा हा। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ दीवारों की गूंज आई। और जैसे ही वो परछाई मेरे एक हाथ की दूरी पर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर गिर पड़ा। सिया ने मुझे खींचा। वो बुरी तरह रो रही थी, लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मैं बस जमीन पर बैठा रहा, पसीने से तर, सांस टूटी हुई, और वो शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहे थे, मैं अब जाग गई हूँ। उस दिन के बाद हवेली का सन्नाटा बदल गया। अब वो सन्नाटा सन्नाटा नहीं था, वो एक प्रतीक्षा बन गया था, जैसे कोई हवेली के हर कोने में बैठा हम दोनों को हर पल देख रहा हो। हम जितना चुप रहते, वो उतनी ही आवाज़ें करने लगती, कभी फर्श पर खुरचने की, कभी छत से कुछ गिरने की, कभी खिड़की पर किसी के धीरे से थपकियां देने की। हम लौट जाना चाहते थे, बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने हमें मदद देने से साफ इनकार कर दिया। चौधरी काका, जो हमें हवेली की चाबी देने आए थे, उन्होंने घर के बाहर से ही कहा, जो एक बार हवेली में रात काट ले, वो अब इस गांव का हिस्सा नहीं रहता, वो हवेली का हिस्सा बन जाता है। और वो बिना कुछ और कहे चला गया। सिया रातों को जागने लगी थी, उसकी आंखें लाल रहने लगी थीं, और कभी-कभी वो यूं ही चुपचाप किसी को देखती रहती, एक कोने में, जहां कुछ नहीं होता। एक बार मैंने उससे पूछा, क्या देख रही है? उसने धीरे से कहा, उसे, वही लड़की जो दीवार से देखती थी, अब वो बैठती है मेरी जगह। मैं घबरा गया। सिया के लिए ये सब अब मानसिक रूप से खतरनाक हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि उस पुराने कमरे में दोबारा जाऊंगा, जिसका दरवाज़ा अपने आप खुलता और बंद होता था। वहाँ कुछ तो था जो अधूरा था, कोई कहानी, कोई नाम, कोई सज़ा, या कोई आत्मा जो मुक्ति नहीं चाहती थी, बस संग चाहिए था। मैं दोबारा उस दरवाजे के पास गया। इस बार सांकल नहीं लगी थी, दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी ने मेरा इंतज़ार किया हो। मैं भीतर गया। वहाँ वही लोहे की जंजीर वाली कुर्सी, दीवार पर कोयले से लिखी वही पंक्ति, ये दरवाज़ा अंदर को बांधने के लिए है। और अब एक नया वाक्य भी था जो पहले नहीं था, नाम लो, वो चुप हो जाएगी, भूलोगे तो तुम्हें याद करवा देगी। मैं ठिठक गया। दीवार पर नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक खाली रेखा थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। वहीं पास में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था, धूल से भरा, पर उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला था। मैंने उसे पूरी तरह खोला। अंदर कुछ कपड़े थे, पुराने जमाने की चूड़ियां, एक टूटा हुआ गुड़िया का सिर, और एक धुंधली फोटो, एक लड़की की। उसकी आंखें वही आंखें थीं जो रात में मुझे दीवार में से देखती थीं। मैंने पीछे फोटो पलटी, उस पर लिखा था, चारुलता 1927। चारुलता। ये नाम जुबान पर आते ही कुछ बदल गया। कमरे की हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे हल्के से फूंक मारी हो। मैं पलटा। वो वहां खड़ी थी, चारुलता। उसकी आंखें अब उतनी डरावनी नहीं थीं, बल्कि भीगी हुई सी थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वो धीरे धीरे बोली, मैं सिर्फ अपना नाम मांग रही थी। और इतना कहकर वो दीवार की तरफ चल पड़ी, और एकदम उस पुराने पलस्तर वाली जगह में समा गई, बिना शोर, बिना चीख के, बस एक गहरी सांस छोड़कर। मैंने दौड़कर दीवार को छुआ। अब वहां सिर्फ ठंडी ईंटें थीं, न गर्मी, न धड़कन। मैं बाहर आया। सिया बरामदे में खड़ी थी, खामोश, शांत। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद एक अलग सी ठंडी शांति थी। मैंने उससे कहा, उसका नाम चारुलता था। सिया मुस्काई, जैसे उसे सब पहले से पता था। अब वो नहीं आएगी, उसने कहा, अब हवेली सो पाएगी। उस दिन के बाद हवेली में एक भी अजीब आवाज़ नहीं आई। दीवारें फिर चुप हो गईं, दरवाज़ा फिर बंद हो गया, हमेशा के लिए। और वो कमरा, अब जब भी कोई अंदर जाता, वहाँ सिर्फ एक एक हल्की सी खुशबू रहती, केवड़े की, शायद किसी पुराने ज़माने की इत्र की। चारुलता अब हवेली में नहीं रहती थी, पर हवेली अब भी उसकी थी, क्योंकि जो हवेली एक बार किसी को पहचान लेती है, वो उसे कभी नहीं भूलती। हवेली ने हमें छोड़ दिया था, या शायद हमने हवेली को, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय थी,
हम अब पहले जैसे नहीं थे। हम लौट तो आए थे, उसी शहर, उसी किराए के घर, उसी ज़िंदगी में जहाँ लोग मोबाइल में डूबे रहते थे और वक़्त खिड़कियों से धुएँ की तरह बह जाया करता था। पर वो हवेली हमारे भीतर रह गई थी। कभी-कभी मैं खिड़की के बाहर देखता तो वो पुराना आंगन याद आता, झूलता झूला, सर्द दीवारें और एक गूंज जो आंखें बंद करते ही सुनाई देने लगती थी। मैं सिर्फ अपना नाम मांग रही थी। चारुलता की आवाज़ अब डर नहीं देती थी, लेकिन बेचैन कर देती थी। हमारी वापसी पर लोग कुछ नहीं बोले। मोहल्ले के लोग वैसे ही रहे, हंसते, काम पर जाते, त्योहार मनाते, लेकिन कहीं न कहीं उनके चेहरों पर एक मौन प्रश्न था, जो कोई ज़ुबान तक नहीं लाता। क्या तुम सच में लौट आए? एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से लौटा ही था कि माँ ने कहा, तुमसे मिलने कोई आया है। नाम बताया था, विक्रम। मैं चौंका। विक्रम मेरा पुराना दोस्त था, जो अब आर्किटेक्चर की पढ़ाई के बाद पुरानी इमारतों की मरम्मत और रिनोवेशन का काम करता था। विक्रम मुझसे मिला, सीधा बैठा और कहा, तू उस हवेली में गया था ना? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। कैसे पता तुझे? वो मुस्कराया नहीं, सीधा मेरी आंखों में देखता रहा, क्योंकि जिस हवेली की बात कर रहा हूँ, उसकी मरम्मत का ऑफर मुझे मिला है और उसके नक्शों में उस दरवाजे का कोई जिक्र नहीं है जिसके अंदर तू गया था। मैं ठिठक गया। तू भी वहां जाएगा? वो हंसा नहीं, बस बोला, नहीं, मैं किसी और को भेज रहा हूँ। वो कल निकलेंगे, 2 लोग हैं रेस्टोरेशन टीम से। मैं बस ये जानने आया था कि वो हवेली अब भी ज़िंदा है या मर चुकी है। मैंने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, वो हवेली कभी ज़िंदा नहीं थी और कभी मरी भी नहीं, वो बस याद करती है। अगले दिन मैंने सब कुछ भूल जाने की कोशिश की, लेकिन वो 2 लोग, वो टीम वहाँ चली गई थी। 3 दिन बाद एक फ़ोन आया। हवेली के चौकीदार ने पुलिस को फ़ोन किया था कि दोनों लोग लापता हैं। सिर्फ उनकी कार बाहर खड़ी है और हवेली का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब किसी चीज़ ने एक बार आपकी रूह छू ली हो, तो आप उसमें लौटे बिना नहीं रह सकते। मैंने सिया को कुछ नहीं बताया, बस स्टेशन से टिकट खरीदी और उसी गांव, उसी रास्ते, उसी हवेली की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर गांव वैसा ही था, सिर्फ एक फ़र्क था, लोग मुझे अब पहचानने से डरते थे, जैसे मैं इंसान नहीं, हवेली से लौटी कोई परछाई हूँ। जब मैं हवेली पहुंचा, तो गेट अब भी अध खुला था। धूल में कोई ताज़ा निशान नहीं थे, लेकिन दीवारों पर अब कुछ नया था। लाल स्याही में कोई लिख गया था, तुमसे किसने कहा था कि उसे नाम देकर मुक्ति मिल गई है? मैं कांप गया। चारुलता अब चली नहीं गई थी, वो किसी और के रूप में लौट आई थी। हवेली का दरवाज़ा खोलते ही जो हवा भीतर से निकली, उसमें सड़न नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी गंध थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे किसी ने धूप और चंदन के बीच किसी दबी हुई चीज़ की सांसें रख दी हों। मैं धीरे-धीरे भीतर गया। दीवारें अब कुछ अलग थीं। जहाँ पहले सिर्फ पुरानी ईंटें और दीमकों की लकीरें थीं, अब वहाँ किसी ने उँगलियों से खरोंच कर कुछ लिखा था। बहुत ही अस्पष्ट, लेकिन एक बात साफ थी, हम 2 नहीं थे। मैं वहीं रुक गया। ये किसने लिखा था और हम कौन थे? आंगन अब भी वैसा ही था, लेकिन उसके बीचों बीच जहाँ वो टूटा हुआ झूला पड़ा करता था, अब वहाँ एक और चीज़ पड़ी थी। एक लाल स्कार्फ। मैंने उसे उठाया, वो बिल्कुल नया था, उस पर इत्र की खुशबू अब भी ताज़ा थी। किसका था ये? जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था। मैंने भीतर के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया, वही कमरा जहाँ मैंने पहली बार चारुलता को देखा था, जहाँ दीवारों पर उसके नाम की छाया थी और जहाँ से निकलकर हम सोचते थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर हवेली ने हमेशा अपने वादे तोड़े हैं। दरवाज़ा पहले की तरह ही भारी था, लेकिन इस बार वो खोलने पर आवाज़ नहीं करता, जैसे उसे मेरी वापसी का पता था, या फिर वो जानता था कि अब मैं इस घर का नहीं, उसका हिस्सा हूँ। अंदर अंधेरा नहीं था। कमरे में अब एक बड़ा गोल शीशा रखा हुआ था, पुराने ज़माने के स्टैंड मिरर जैसा, लेकिन उसमें धूल नहीं, एक अजीब चमक थी। मैंने अपने चेहरे की परछाई देखी, पर वो मैं नहीं था। मेरे बाल वैसे ही थे, कपड़े भी, चेहरा मेरा नहीं था, या शायद था, लेकिन ऐसा जैसे किसी और ने मेरा चेहरा पहन लिया हो, जैसे किसी ने मेरी मुस्कान चुरा ली हो और उसे अपनी आंखों के डर में छिपा लिया हो। वो चेहरा थका हुआ था, उसमें वो मासूमियत नहीं थी जो मैं अपने बारे में जानता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, ना नींद के, ना चिंता के, बल्कि यादों के। वो एक ऐसा चेहरा था जिसने कुछ देखा था, ऐसा कुछ
जिसे भुला देना आसान नहीं। मैं पीछे हटा घबरा कर, और तभी कमरे के कोने में कुछ खिसकने की आवाज़ हुई। वो वही पुराना स्टैंडिंग मिरर था, लेकिन इस बार उसके पीछे दीवार नहीं थी। वो एक दरवाज़ा बन चुका था। उस दरवाजे से एक औरत निकली। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर चाल में वो तेज़ी जो किसी जवान की हो सकती है। उसकी आंखों में वही नमी थी जो लावारिस चीज़ों में मिलती है। उसने कहा, तेरा नाम तूने बता दिया, पर पहचान अब भी बाकी है। मैं कांप गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और उसके दांतों के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। मैं वही हूँ जो हर बार चेहरे बदल कर तुझे देखती रही। चारुलता, मेरे मुंह से निकला। नहीं, चारुलता वो थी जिसने नाम मांगा था। मैं वो हूँ जो नाम चुराती है। मैं वो हूँ जो पहचान से खेलती है। उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तू जब पहली बार आया था हवेली तुझे जानती नहीं थी। अब तू दूसरी बार आया है तो अब तुझसे सवाल नहीं होगा, अब तुझे जवाब बनना होगा। मैं समझ नहीं पाया। तभी मिरर के पास खड़ी इशिता ने धीरे से कहा, अर्जुन, तू अब खुद नहीं बचा। हम तेरे अंदर हैं और तू हमारे बाहर। उसके पीछे की दीवार फड़फड़ाई, जैसे किसी ने उसमें से सांस ली हो, और तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, बिल्कुल पास से, तेरा देख असली चेहरा वही है जो तू पहचानने से डरता है। कमरे की लाइट झपकने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस चुके थे। शीशे में अब सिर्फ मैं नहीं था। वहाँ 4 चेहरे थे, सभी मुझसे मिलते-जुलते, सभी अलग-अलग भावों में। एक मुस्कुराता हुआ, एक डर से काँपता, एक रोता हुआ, और एक जो बिल्कुल शून्य में देख रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? और उसी शीशे से जवाब आया, हम नहीं, हवेली चाहती है कि तू अब वो हो जाए जो कभी कोई न था। तेरा असली रूप, तेरी असली पहचान। अचानक सब कुछ ठहर गया। कमरा खाली था। न मिरर, न आवाज़, न चारुलता। बस ज़मीन पर पड़ी थी वो काली डायरी जिसे इशिता इशिता और राहुल ने लिखी थी। मैंने उसे उठाया। अंतिम पन्ना खुला था। यदि ये डायरी किसी को मिले तो जान लो, हम अपने चेहरों में गुम हो गए हैं। हमारा नाम अब हवेली के पास है, और पहचान वो अर्जुन के पास थी, लेकिन अब वो भी अंदर है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वहां से निकलना चाहता था, पर दरवाज़ा बंद नहीं था। दरवाज़ा था ही नहीं। जो दरवाज़ा पहले मेरी पीठ के पीछे था, वो अब दीवार बन चुका था, और दीवार पर उंगलियों से खरोंच कर लिखा था, तू जब पहली बार आया था तो मेहमान था, अब तू रहवासी है। दीवारें कभी सिर्फ ईंटों और गारे से नहीं बनती। कुछ दीवारें उन चेहरों से बनी होती हैं जिन्हें कभी जगह नहीं मिली, कभी पहचान नहीं मिली, या जिनकी पहचान ही उनसे छीन ली गई हो। उस रात जब मैं उस कमरे में फंसा था, जहां दरवाज़ा अब दीवार बन चुका था और दीवार बोलने लगी थी, तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये हवेली सिर्फ पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा स्मृति है जो समय के आगे झुकती नहीं, उसे निगल लेती है। मैं धीरे-धीरे उस दीवार के पास गया जिस पर उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था, तू अब रहवासी है। उस लिखावट में वो घाव थे जो किसी कागज़ पर नहीं, आत्मा पर किए गए हों। मैंने अपनी उंगलियां उस निशान पर रखीं, और तभी कुछ महसूस किया, जैसे दीवार के अंदर कोई धड़क रहा हो। ये धड़कन किसी दिल की नहीं थी, बल्कि किसी अधूरी बात की, किसी दबी हुई आवाज़ की, और शायद किसी की चीख की जो अब तक पूरी नहीं हुई थी। दीवार में एक दरार थी, हल्की सी। मैंने बिना सोचे उस पर जोर डाला। दीवार टूटी नहीं, पर उसने झुककर रास्ता दिया। एक सुरंग खुली, संकरी, अंधेरी और बहुत ही ठंडी। वहाँ हवा नहीं चल रही थी, फिर भी एक सरसराहट थी जो भीतर तक चुभ जाती थी। मैं आगे बढ़ा। धीरे-धीरे हर कदम ऐसा लगता जैसे मैं किसी भूल-भुलैया में नहीं, बल्कि किसी के दिमाग में चल रहा हूँ, किसी ऐसी स्मृति में जो भूलना चाहती थी, पर भुलाई नहीं गई। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक बड़ा-सा कमरा था, बिना दरवाजे का, बिना खिड़की का, और पूरी तरह से काले रंग में रंगा हुआ। दीवारें इस बार स्याह नहीं थीं, वो धड़कती थीं। हाँ, धड़कती थीं जैसे ज़िंदा हों। और फिर मैंने उन्हें देखा। 4 दीवारें थीं, और हर दीवार पर एक एक चेहरा था। वो चेहरे कोई चित्र नहीं थे, वो साँस लेते थे, आँखें मूंदते थे, और कभी-कभी मुस्कुराते भी थे। पहली दीवार पर चारुलता थी, उसका वही चेहरा जो मैंने पहली बार शीशे में देखा था, पर इस बार वो शांत थी। दूसरी दीवार पर राहुल था। उसकी आंखों में एक बेचैन सुकून था, जैसे सब खोकर कुछ पा लिया हो।
तीसरी दीवार पर इशिता थी, जो बोल नहीं रही थी, पर उसकी नज़रें मेरी आत्मा में झांक रही थीं। और चौथी दीवार, वहाँ मेरा चेहरा था। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मैं डर नहीं रहा था अब, बल्कि थक गया था। इस रहस्य से, इस खेल से, इस पहचान के अनचाहे बोझ से मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने धीरे से पूछा, तुम सब मुझ में क्यों समा गए? मैं क्या हूँ तुम्हारा? चारों दीवारों से एक साथ आवाज आई, बहुत धीमी मगर स्पष्ट। तू हमारा उत्तर है। हम सब वही सवाल थे जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। उस जवाब ने जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी को जमा दिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, उस धड़कती हवेली की कोख में, उन चेहरों के सामने जो अब चुप थे, मगर उनके मौन में सैकड़ों पुकारें थीं। एक पल को मुझे सब कुछ याद आने लगा। अपने बचपन की वो रात, जब मैंने पहली बार इस हवेली का नाम सुना था। जब माँ ने कहा था, उस हवेली की बात मत करना बेटा, वो नाम नहीं लेती, पहचान छीनती है। उस वक्त मैंने सोचा था, माँ डरती हैं, पर अब समझ आया, वो सच से डरती थीं, उस सच से जो मेरी नसों में भी बहता था। मैंने दीवारों की तरफ देखा और कहा, तो अब क्या मैं भी एक दीवार बन जाऊंगा? उत्तर नहीं मिला, पर सामने की दीवार धीरे से खुलने लगी। वो नहीं जो मेरा चेहरा लिए खड़ी थी, बल्कि वो जो चारुलता की थी। उसके पीछे उजाला था, नहीं, सूरज का नहीं, बल्कि माँ यादों का उजाला। उस उजाले में कोई चुभन नहीं थी, ना ही कोई गर्माहट। वो एक ऐसा उजाला था जिसमें अतीत की परतें खुलती थीं, धुंधली नहीं थीं, मगर साफ भी नहीं। वो रोशनी वैसी थी जैसी बचपन के सपनों में होती है, जिन्हें हम देख तो लेते हैं, मगर ठीक से याद नहीं रख पाते। जैसे कोई बार-बार हमें पीछे बुला रहा हो, वो भी बिना नाम लिए, बिना चेहरा दिखाए। मैंने धीरे से उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ कोई रास्ता नहीं था, फिर भी मेरा शरीर खुद ब खुद चल पड़ा था। जैसे मुझे पता था, ये वही दिशा है जिसमें मेरी भूली हुई पहचान पड़ी है। वही पहचान जिसे हवेली मुझसे धीरे-धीरे खींच कर लेती आई है और अब लौटाने को तैयार है, पर एक शर्त पर। मैं उस उजाले में दाखिल हुआ तो पाया कि मैं एक लंबे गलियारे में खड़ा हूँ। गलियारे के दोनों ओर पुराने फ्रेम में जड़े हुए चित्र थे, पर ये साधारण चित्र नहीं थे। ये चेहरे नहीं थे, ये दृश्य थे, मेरे अपने जीवन के दृश्य। बाईं ओर पहला चित्र मेरे बचपन का एक टुकड़ा था, जिसमें मैं अपनी माँ की गोद में था। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो एक माँ की होनी चाहिए, उसमें डर था। दाईं ओर दूसरा चित्र, जब मैं पहली बार स्कूल गया था, लेकिन मेरी पीठ पर जो बैग था, उस पर कोई दूसरा नाम लिखा था। तीसरा चित्र, जब मुझे पहली बार बुखार में बड़बड़ाते हुए सुना गया था और मैं चारुलता का नाम ले रहा था, जबकि मैंने कभी उसे जाना ही नहीं था। हर चित्र मेरे जीवन का एक सच था, पर उनमें कुछ जोड़-घटाव किए गए थे, जैसे किसी और ने मेरी यादों को अपने हिसाब से एडिट कर दिया हो। मैं आगे बढ़ा। गलियारे का अंतिम सिरा एक गोल कमरे में खुलता था। उस कमरे की छत नहीं थी, बस ऊपर खुला आसमान था और नीचे एक गोल लकड़ी की जमीन, जिस पर 4 कुर्सियां रखी थीं। उनमें से 3 पर बैठी थीं चारुलता, इशिता और राहुल। चौथी कुर्सी खाली थी। चारुलता ने पहली बार मुझे सीधे देखा। बैठ जा अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अब डराने की कोई मंशा नहीं थी। उसमें आदेश नहीं, अनुरोध था। हम सब यहीं से उठे थे और तू वहीं से आया है। मैं कुछ नहीं बोला, बस जाकर उस चौथी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर चारुलता ने धीरे से कहना शुरू किया, ये हवेली दरअसल एक किताब है अर्जुन, जिसमें वे कहानियां बंद हैं जिन्हें कोई लिखता नहीं। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, लेकिन कुछ, जैसे तू, कभी पूरे होते ही नहीं। इशिता बोली, हमारे चेहरे तुझ में इसलिए थे क्योंकि तू ही वो पन्ना है जिस पर हमारी अधूरी बातें अब पूरी होनी थी। तू ही वो शब्द है जिसे हम कभी बोल नहीं पाए। राहुल ने मेरी तरफ झुककर कहा, अब सवाल ये नहीं कि तू कौन है, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। मैं अब भी चुप था, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ हिल रहा था, जैसे मेरे ही भीतर कोई भूचाल उठ रहा हो। मैं जो अब तक खुद को खोज रहा था, अब समझ आया, मुझे खोजा जा रहा था। हवेली ने मुझे नहीं चुना था। मैं ही था जिसने कभी बचपन में बिना जाने इसकी एक खिड़की से झांक लिया था, और वही झांकना एक करार बन गया। मैंने धीमे से कहा, क्या मैं लौट सकता हूँ? चारुलता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू लौट सकता है, मगर अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आया था।
अब तू अपने चेहरे का मालिक नहीं, बल्कि एक आईना बन चुका है, जिसमें कोई भी देखे तो अपना डर, अपना छुपा सच देख सके। और ये आईना अब हवेली में नहीं रहेगा। तू जहाँ जाएगा, हवेली तेरे साथ जाएगी। उसके ये शब्द मेरे ज़हन में उतरते गए। धीरे-धीरे मैं समझने लगा कि मेरा काम डरना नहीं था, न ही भागना। मुझे अब उन लोगों की कहानी बननी थी, जो खुद को कभी कह नहीं पाए। मैंने आँखें खोलीं और फिर देखा कि मैं उसी पुराने कमरे में खड़ा था। वो 4 दीवारें अब वो 4 दीवारें अब वैसी नहीं थीं जैसे पहले थीं। न वो साँस ले रही थीं, न उनमें चेहरों की कोई छवि उभर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब-सी हलचल दबी हुई थी, जो आँखों से नहीं, दिल से महसूस हो रही थी। दीवारों ने मुझे स्वीकार कर लिया था, या शायद मेरे भीतर उतर आई थीं। अब वो कोई अलग सत्ता नहीं थीं, अब वो मैं था। मैंने कमरे को देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की से हल्की धूप भीतर उतर रही थी, और फिर वो हवेली का वो ठंडा बदन, जैसे अब मेरी सांसों से गर्म हो गया था। एकदम वैसा ही जैसे कोई सोया हुआ जख्म अचानक जाग जाए और कहे, अब मैं ठीक हूँ, पर तुझे दर्द याद रखना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। ज़मीन पर पड़े पुराने झाड़न, टूटी कुर्सी और दीमक खाई अलमारी को देखा। सब अपनी जगह वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदला बदला सा लगा। अब इस कमरे में डर नहीं था, बल्कि एक गहराई थी जो अपने भीतर उतारना चाहती थी। वो हवेली अब मुझे बाहर से नहीं घूर रही थी, वो मेरे भीतर तक समा चुकी थी। मैंने एक बार मुड़कर उन दीवारों को फिर देखा। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चेहरा भी नहीं उभरा, पर मैं जानता था वो अब भी हैं। बस अब उन्हें देखने के लिए दीवारों को नहीं, आईने को देखना होगा, और वो आईना मैं बन चुका हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना था, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, रास्ता गायब नहीं हुआ, दीवारों ने कोई चाल नहीं चली। क्योंकि अब मैं कोई मेहमान नहीं था, अब मैं इस हवेली का हिस्सा था, और हवेली मेरा। मैंने बाहर कदम रखा। धूप अब भी नर्म थी। हवेली के बाहर वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, मगर अब वो मेरे लिए अनजान नहीं थी। वो वही मिट्टी थी जिसमें कई कहानियां दफ कुछ अधूरी, कुछ दबा दी गईं, कुछ कभी कही ही नहीं गईं। अब मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी। मैं इस हवेली से बाहर निकल चुका था, पर वो मेरे भीतर बस गई थी। अब जहाँ मैं जाऊँगा, ये मेरे साथ जाएगी, मेरी आँखों से, मेरी आवाज़ से, मेरे लिखे हर शब्द से। क्योंकि अब मैं अर्जुन नहीं रह गया था। अब मैं एक कहानी था, एक ज़िंदा कहानी, जो उन सबके भीतर उतरती है, जो खुद से भागते हैं भी हैं, जो आईना देखने से डरते हैं, ईगो हैं। और अगर तुम अब भी ये कहानी पढ़ रहे हो, तो सावधान हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, और अब अगली दीवार तुम हो। मैंने हवेली को पीठ दिखाकर चलना शुरू कर दिया, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था, जो अब हर कदम के साथ और भी गहराता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं अब अपनी ही परछाई नहीं, किसी और की भी परछाई बन चुका हूँ। और शायद यही मेरा नया सच था, जिसमें मैं अब एक नाम नहीं, बल्कि एक ज़रिया बन गया था। शहर की सरहद पर चलते हुए जब मैं उस पुराने बस अड्डे तक पहुंचा, तो पहली बार महसूस हुआ कि लोगों की भीड़ में अब मैं किसी भी चेहरे को यूं ही नहीं देख पा रहा था। हर चेहरा अब एक कहानी जैसा दिखता था। कुछ आंखें कुछ छुपा रही थीं, कुछ होठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जबान थरथरा रही थी। मैं एक चाय की दुकान के पास रुका। चाय वाले के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की आदत डाल रखी थी। पास ही एक लड़की बैठी थी, करीब 17-18 की रही होगी, बिखरे बाल, उलझा दुपट्टा और आंखों में ऐसा सन्नाटा, मानो किसी ने उसका सब कुछ खामोशी से चुरा लिया हो। मैंने बिना पूछे उसकी बगल में बैठकर कहा, यहाँ का मौसम अजीब है ना? कुछ कहे बिना भी सब कुछ बता देता है। वो चौंकी नहीं, ना ही मुझे घूरा, बस गर्दन झुकाकर बोली, यहाँ सब कुछ बताने का मतलब नहीं है। यहाँ सब सुनते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं। उसके शब्दों में वो चुभन थी, जो जख्म से नहीं, दबाई गई सच्चाइयों से आती है। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब मेरी तरफ उठ चुकी थीं, और उसी पल हवेली मेरे भीतर से जागी। वो लड़की एक पल को मुझे देखने लगी, फिर उसके चेहरे पर एक परछाई सी गुजरी। वो घबराई, जैसे कुछ पहचाना हो। तुम कौन हो? उसने धीमे से पूछा। मैं मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना सच दोहराया जा रहा हो। कोई नहीं,
बस एक कहानी हूँ जो अधूरी रह गई थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो या शायद अपनी ही कहानी मुझ में देख ली हो। मैंने उससे पूछा, तुम क्या भूलना चाहती हो? उसने चुप रहकर सामने देखा। दूर किसी स्कूल की घंटी बजी थी। एक कमरा ये कि उसने कहा, जो कभी मेरा था, जहाँ मेरी माँ ने मुझे बंद किया था, कहा था, जब तक सच मत बोलना, जब तक लोग सुनने लायक ना हो जाएं। लेकिन वो लोग कभी लायक नहीं हुए और कमरा आज भी बंधन है। वो कांप रही थी, पर अब उसकी आवाज़ डरी हुई नहीं थी, वो खुल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ में ली। अचानक उस चाय की दुकान के पीछे की दीवार पर एक दरार फूटी। हाँ, सचमुच फूटी, और उस दरार से धूल भरा एक पुराना दरवाज़ा उभर आया। किसी और को कुछ नज़र नहीं आया, मगर मुझे और उसे, हम दोनों को दिखा। उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, वो कमरा अब ताला नहीं मांगेगा, वही अब खुलना चाहता है। वो कांपी, पर उठ खड़ी हुई। हम दोनों उस दरवाजे के पास गए। वो दरवाज़ा उसी की सांसों से खुला, और जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, मैंने देखा कमरे में एक छोटी बच्ची कोने में बैठी थी। वही थी, उसी की बचपन की छवि, कांपती हुई, सिसकती हुई। उसने खुद को देखा, खुद के डर को देखा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब डर को बाहर निकालो, क्योंकि जब कोई डर पूरी तरह देखा जाता है, वो रूप बदलता है, वो आज़ादी बन जाता है। वो लड़की अंदर गई, अपनी छोटी सी परछाई को उठाकर गले लगाया, और उसी क्षण वो छवि धुंध बनकर उड़ गई। कमरा अब खाली था और खुला। वो बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। वो पहली बार मुस्कुराई। तुमने मुझे मेरी ही सच्चाई दिखा दी, उसने कहा। मैंने कहा, नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तो बस वो आईना हूँ जिसमें तुमने खुद को देखा, शायद पहली बार बिना डर के। उसके चेहरे पर एक गहरी सांस का भार उतरता चला गया। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। वो एक मुक्ति की मुस्कान थी, जैसे किसी ने बरसों से पीठ पर लदे बोझ को अचानक जमीन पर रख दिया हो। हम दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। न उसने कुछ कहा, न मैंने। लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा गया। उस चुप्पी में एक बंद कमरा खुल चुका था, और शायद उसके साथ एक नई जिंदगी भी। चाय वाले ने आवाज दी, भैया, आपकी चाय ठंडी हो रही है। मैंने मुड़कर देखा, फिर लड़की की तरफ, पर वो वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी, या शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही थी। उसका कमरा खुल गया था। उसकी हवेली अब उसका पीछा नहीं कर रही थी। वो अब उसके भीतर नहीं सरसराती थी, बल्कि उसकी जगह अब सन्नाटे की जगह सुकून ने ले ली थी। मैंने ठंडी चाय का एक एक घूंट लिया। वो थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन मुझे उसका स्वाद अब ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। अब अगला कौन था? मैंने इधर-उधर देखा। हर इंसान अब मुझे वैसा नहीं दिखता था जैसा वो दूसरों को लगता होगा। हर चेहरा अब एक और हवेली था। कोई खिड़की बंद किए बैठा था, कोई परछाइयों से बचता हुआ, और मैं जानता था अब मेरा सफ़र रुकेगा नहीं। क्योंकि एक बार जब तुम किसी के भीतर की दीवार देख लेते हो, तुम सिर्फ इंसान नहीं देखते, तुम उन कहानियों को देखते हो जिन्हें कहने की हिम्मत नहीं हुई। और अब मैं अर्जुन नहीं था, अब मैं बस एक आईना था, जो दरवाज़ों को खोलता नहीं, बस उन्हें सामने खड़ा कर देता है। फैसला हमेशा उसका होता है जो भीतर से कैद में है, कि वो देखे या फिर आंखें बंद कर ले, और जो एक बार देख लेता है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने चाय ख़त्म की, जेब से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि मैं अब इंसानों के नियमों से नहीं बंधा था। मैं हवा की तरह था, दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस ज़रूर होता हूँ। और जब अगली बार किसी वीरान कमरे में तुम्हें लगे कि कोई खड़ा है, कोई जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, कोई जो तुम्हारे बचपन के एक कोने को आज भी थामे हुए है, तो समझ लेना, मैं वही हूँ। क्योंकि हवेली अब मुझ में नहीं है, मैं ही अब हवेली हूँ। शहर से दूर एक पुरानी सड़क है, वो सड़क जिसका कोई नाम नहीं, कोई नक्शा नहीं, और कोई दिशा भी नहीं, लेकिन हर वो इंसान जिसे अपनी सच्चाई से डर लगता है, एक न एक दिन अनजाने में उसी पर पहुंचता है। मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन इस बार कोई और मुझे वहां नहीं बुला रहा था। इस बार मुझे मेरी ही परछाई खींच रही थी। वो लड़की, वो चाय वाला, वो हवेली, सब पीछे छूट चुके थे। पर अब जो आगे था वो अजनबी नहीं था, वो मैं खुद था। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ों की कतार थी, जैसे कोई सालों से सांस रोके खड़ा हो,
और बस देख रहा हो कि कब कोई अपने भीतर की भूली हुई गली में लौटे। हवा में ठंड नहीं थी, लेकिन मन में अजीब सी सिकुड़न थी। वो सिकुड़न जो तब होती है जब आप किसी ऐसी जगह लौट रहे होते हो जहाँ जाना ज़रूरी है, पर मन नहीं चाहता। आखिरकार सड़क के आखिरी सिरे पर एक जर्जर सा मकान आया। वो हवेली नहीं थी, वो एक साधारण सा 2 कमरों वाला पुराना घर था, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो हवेली से भी ज़्यादा भारी और ज़्यादा गहरा था। यही मेरा बचपन का घर था। वही दरवाज़ा, वही टूटी सीढ़ियाँ, वही दरारों वाली दीवारें, पर जो सबसे अजीब था, वो था वहाँ पसरा सन्नाटा। ना पंछी, ना हवा, ना पत्तियों की सरसराहट, बस एक खालीपन, जो ये ज़िंदा था। मैंने दरवाज़ा धकेला। वो चूं-चूं करके खुला, लेकिन उस आवाज़ में कोई पुरानी पहचान नहीं थी। वो आवाज़ जैसे किसी पुराने रिश्ते ने कराहते हुए आँखें खोली हों। मैं अंदर गया। हर चीज़ वैसी ही थी, जैसी 2 दशक पहले थी, सिवाय इसके कि अब वहाँ कोई भी नहीं था। न माँ की आवाज़, न पिता की डाँट, न बहन की हँसी, बस दीवारें थीं और उनमें मेरी ही साँसें टकरा रही थीं। मैं उस कमरे में पहुँचा जहाँ मैं बचपन में खुद को बंद कर लिया करता था। वो छोटा-सा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और बस एक टूटी-सी अलमारी, एक लोहे का पलंग और एक पुराना आईना। हाँ, वही आईना। मैं उस आईने के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही मैंने उसमें झाँका, मैंने खुद को देखा, पर वैसा नहीं जैसा उस छवियों, बल्कि वैसा जैसा मैं कभी था। एक छोटा बच्चा, सहमता हुआ, काँपता हुआ और लगातार अपनी उँगलियों से फर्श पर गोल-गोल बनाता हुआ। मैंने उस छवि को देखा और कहा, "काफ़ी साल बीत गए हैं, है ना?" आईने में वो बच्चा हिलता नहीं था, बस देखता रहा और फिर उसकी आँखें छलक गईं। "तुम मुझे छोड़ गए थे," उसने कहा। मैं सन्न रह गया। आवाज़ आईने से नहीं, मेरे भीतर से आई थी। "तुम चले गए थे, जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। जब मैं चीख रहा था, जब मैं माँ से लिपटना चाहता था, जब मैं रात में डर कर रो रहा था, तब तुम मुझे छोड़कर बड़े बनने चले गए।" मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। "मुझे माफ़ कर दो," मैंने धीमे से कहा। "मैं डर गया था। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला था, लेकिन मुझे लगा अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, तो शायद मैं खुद को बचा पाऊँगा।" बच्चे ने रोते हुए कहा, "पर तुम मुझे नहीं भूले थे। तुमने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। तुमने बाहर की दुनिया से लड़ना सीखा, लेकिन मैं अब भी अंदर बैठा हूँ, तब से आज तक। मैंने तुम्हारे हर रिश्ते को देखा, तुम्हारे हर झूठ को, हर मुस्कान के पीछे की घुटन को, हर हंसी के बाद की चुप्पी को। मैंने हाथ बढ़ाया, आईने को छूना चाहा, पर मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझे अब आज़ाद करो, उस बच्चे ने कहा। कैसे? मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। याद करके, गले लगाकर, अपने भीतर मुझे दोबारा जगह देकर, मुझे स्वीकार करके, नॉट एज अ वीकनेस बट एज ट्रूथ। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने कहा, आज मैं तुम्हें फिर से अपना हिस्सा बनाऊंगा और जो दरवाज़ा मैंने तुम्हारे लिए बंद किया था, आज वही खोलने आया हूँ। आईने की छवि धुंधली होने लगी और मेरे सामने वही कमरा था, लेकिन अब उसमें कोई सन्नाटा नहीं था। मैं ज़मीन पर बैठ गया, ठीक उसी जगह जहाँ बचपन में बैठा करता था। फर्श पर उंगलियों से गोल बनाना शुरू किया और मुझे लगा मैं फिर से सांस ले पा रहा हूँ। वो दरवाज़ा जो मैंने अपने भीतर कभी बंद किया था, आज पहली बार पूरी तरह खुल चुका था। कमरे के फर्श पर गोल बनाते हुए न जाने कितनी देर बीत गई। उंगलियों में मिट्टी की ठंडक थी, पर उस ठंड में अब वो डर नहीं था जो कभी मेरे बचपन का हिस्सा हुआ करता था, बल्कि अब उसमें एक गहराई थी, एक सच्चाई की मिट्टी, जिसे मैंने बरसों तक अपने जख्मों से दूर रखा। मैंने दीवारों को देखा, अब वो दीवारें जर्जर नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे बरसों से वो भी मुझे देख रही थीं, कभी शिकायत भरी निगाहों से, कभी अपनापन लिए और आज शायद माफ़ कर देने के भाव से। मैं धीरे-धीरे खड़ा हुआ। आईना अब खाली था, उसमें अब कोई परछाई नहीं थी, कोई रोता बच्चा नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा और पहली बार उस चेहरे पर डर नहीं था। मैंने कदम बाहर की ओर बढ़ाए। घर से निकलते ही एक अजीब सी हल्की हवा चेहरे से टकराई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुझे रोका नहीं जाएगा। पर मैं रुका, पीछे मुड़ा और देखा, उस घर के बाहर एक और आकृति खड़ी थी, एक और मैं। लेकिन ये मैं बचपन वाला नहीं था, न आईने वाला। ये एक तीसरा रूप था, वो अर्जुन जो कभी बन नहीं पाया, पर हमेशा भीतर दबा रहा। उसकी आंखें मेरी ही आंखों जैसी थीं, पर उनमें एक अलग चमक थी, एक ताजगी
एक मासूम जिज्ञासा, जैसे कोई अब तक अधूरा सपना होंठों पर लिए फिर रहा हो। वो मुस्कुराया। अब जब दरवाज़ा खुल चुका है, उसने कहा, क्या तुम वापस चलोगे उसी दुनिया में जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाई? मैं चुप रहा। या फिर वही बनोगे जो तुम हमेशा से थे, बस भूले रहे? मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं अब कोई और नहीं बनूंगा। मैं अब वही बनूंगा जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है, एक दरवाज़ा, जिसे बस देखे जाने की ज़रूरत होती है। कभी किसी और के लिए, तो कभी अपने लिए। उसने सिर झुकाया, जैसे मान लिया हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने मेरे सीने से सिर लगाया, वो मुझ में समा गया। हवा ज़रा भारी हुई और फिर एकदम से हल्की। अब मैं अकेला खड़ा था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा मैं पूरा हूँ। आसमान बादलों से ढंका था और उन बादलों में कहीं कोई सूरज छुपा हुआ था। न उसकी किरणें दिख रही थीं, न ही उसका ताप, लेकिन मुझे यकीन था वो वहीं है, जैसे मेरी सच्चाई अब भी मेरे साथ है। और फिर अचानक दूर से एक आवाज़ आई, किसी बच्चे की हंसी। मैंने देखा, एक छोटा लड़का सड़क किनारे खड़ा था, कंधे पर स्कूल बैग और आंखों में वही मासूम बेचैनी जो कभी मेरी आंखों में थी। वो अकेला था। आते जाते लोग उसकी ओर देख रहे थे, पर कोई रुका नहीं। मैं उसके पास गया। कहाँ जाना है, मैंने पूछा। उसने कहा, मुझे नहीं पता, सब लोग कह रहे हैं मैं गलत हूँ, मेरी बातें झूठ हैं। मैं झुका, उसकी आंखों में देखा और बोला, तू कुछ भी नहीं खोया है, तू सिर्फ जल्दी बड़ा हो गया है। वो चौंका। मैंने उसकी उंगलियों में एक छोटा कागज़ दिया, जिसमें बस एक शब्द लिखा था, सच। इसे मत छोड़ना, मैंने कहा, कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि ये वही चाबी है जिससे तू अपने हर बंद दरवाजे को खोल पाएगा। वो मुस्कुराया और चला गया और मैं उसी राह पर फिर चल पड़ा। अब मैं किसी मंजिल की तलाश में नहीं था। मैं अब बस उन राहों की तलाश में था जिन पर लोग अपने ही डर को छोड़ आए थे। अब जब मैं अपने भीतर के अंधेरों से बाहर आ चुका था, जब मैंने अपने अतीत की हवेली के हर बंद दरवाजे को खोल दिया था, तो क्या सब कुछ आसान हो गया था? नहीं, असल डर कभी हवेलियों में नहीं बसते। वो तो बस प्रतीक होते हैं, उस डर के जो लोगों की आंखों में पलता है। वो आंखें जो जज करती हैं, जो एक मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहते हैं, ये तो ठीक लग रहा है, पर कभी नहीं पूछती, क्या तुम वाकई ठीक हो? मैं अब शहर लौट आया था। वही गलियां, वही दुकानें, वही चेहरों की भीड़, पर एक फ़र्क था, अब मैं देख पा रहा था। हर आदमी के चेहरे के पीछे छिपे डर, घाव, चुप्पियां, और उनमें से कुछ डर मेरे अपने जैसे थे। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला। राहुल, जो हमेशा हंसता था, अब उसकी हंसी में दरार थी। नीरज, जो कॉलेज में सबसे समझदार था, अब हर सवाल से बचता हुआ दिखा। क्या हुआ, मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस जिंदगी, उन्होंने कहा, और मुझे समझ आ गया, कुछ नहीं ही सबसे बड़ा डर होता है। हर इंसान अपनी ही हवेली में बंद था और किसी ने उसका दरवाज़ा कभी खटखटाया तक नहीं। एक शाम मैं एक पुरानी किताबों की दुकान में गया, जहां मैं अक्सर जाया करता था। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जो हमेशा चुप रहते थे। लोग उन्हें पगला बब्बन कहते थे, पर उस दिन उन्होंने मुझे रोक लिया। अर्जुन, उन्होंने कहा, अब तू बदल गया है। मैं चौंका। मैंने कभी उन्हें अपना नाम नहीं बताया था। कैसे जानते हैं आप? वो मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने भीतर की हवेली देख ली हो, वो अब दुनिया की दीवारों को भी पढ़ सकता है। अब तू सिर्फ देख नहीं सकता, तू महसूस कर सकता है। मैंने कहा, लेकिन ये सब बदलता क्यों नहीं? लोग क्यों नहीं समझते? उन्होंने लंबी सांस लेते हुए वे करने ये जवाब दिया, क्योंकि वो देख नहीं सकते। हर किसी को एक आईना चाहिए होता है, पर हर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। कभी डर से, कभी अहंकार से, कभी इसलिए क्योंकि सच्चाई बहुत तेज जलती है। मैंने उनकी ओर देखा, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तू आईना बन, मत कहे कि ये करो, वो सोचो, बस मौजूद रहे, और जब कोई तेरे सामने खड़ा हो, तो उसे उसकी असल सूरत दिखा देना, चुपचाप। उस रात मैं देर तक शहर की छतों पर घूमता रहा। हर खिड़की, हर बल्ब, हर सिगरेट के धुएं में एक कहानी छुपी थी। मैंने एक लड़की को देखा जो छत पर अकेली खड़ी थी, आसमान की ओर देखते हुए, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। मैं चुपचाप उसके पास गया, कुछ नहीं कहा। वो बोली, कभी कभी लगता है मैं खुद को खो चुकी हूँ। मैंने धीरे से कहा, शायद तुम खुद को पहली बार पा रही हो, क्योंकि जो टूट रहा है वो झूठ था, और जो बचा है वही तुम हो। उसने मुझे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर पूछा, तुम कौन हो?
मैं मुस्कुराया, कोई नहीं, बस एक अजनबी जो कभी खुद को तुम्हारी ही तरह टूटा हुआ पाता था। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में नमी की जगह अब थरथराता हुआ हौसला था। अब मैं समझ चुका था, डर कभी अकेला नहीं होता। वो हर उस जगह छुपा होता है जहां हम बोलना चाहते हैं पर चुप रह जाते जाते हैं, जहां हम रोना चाहते हैं पर मुस्कुरा देते हैं, जहां हम देखना चाहते हैं पर नजरें फेर लेते हैं। मैं अब किसी हवेली में नहीं रहता था। अब मैं हर उस इंसान में बस चुका था जो अपने ही डर से भाग रहा था। अब मैं कोई नाम नहीं था। अब मैं परछाई बन चुका था। शहर की सड़कों पर चलते हुए मैंने बहुत कुछ देखा। चेहरों के पीछे छुपी थकान, मुस्कुराहटों के भीतर गूंजती चीखें और आंखों में तैरती वो कहानियां जो कभी कहीं नहीं गईं। लेकिन अब मुझे किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सबसे डरावनी हवेली देख ली थी। और जब कोई इंसान अपने सबसे पुराने डर को गले लगा लेता है, तो फिर दुनिया की कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। मैं वापस उसी चाय वाले की दुकान पर गया जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। वो मुझे देख मुस्कुराया, एक लंबी सच्ची मुस्कान। उसकी आंखों में वही सवाल था जो मैंने पहली बार महसूस किया था। पर इस बार मैं सिर्फ देखने नहीं, सुनने आया था। चाय? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। पर इस बार मुझे चाय के साथ वो कहानी भी चाहिए जो तुमने कभी पूरी नहीं की थी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू सुनने के काबिल हो गया है। ये देखकर अच्छा लगा। वो बैठा और वही अपनी कहानी कहने लगा। एक पुरानी हवेली की कहानी, एक लड़की की जो वहां रहती थी, जिसे सब पागल कहते थे। पर वो लड़की किसी और की नहीं, उसकी खुद की बहन थी। वो रोज आईने में किसी और से बात करती थी, उसने कहा। सबने कहा, उसे बंद कर दो। पर मैं जानता था वो किसी और से नहीं, खुद से बात कर रही थी। तुमने क्या किया? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने उसे बस सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज़ सुलझने लगी और एक दिन वो आईना चुप हो गया, क्योंकि वो लड़की अपने डर को कह चुकी थी। अब उसे कोई खिड़की नहीं चाहिए थी। अब वो खुद अपना दरवाज़ा बन चुकी थी। मैंने आंखें बंद की। सब कुछ जुड़ने लगा था। चाय वाले की बहन, मेरी हवेली, वो आईना, वो बच्चा, वो तीसरा रूप। हर चीज़ एक ही कहानी थी, हर इंसान के भीतर छिपी एक गूंज। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया और वहाँ से निकल पड़ा। अब मुझे कहीं जाना नहीं था, अब मुझे बस रुकना था। हर उस जगह जहाँ लोग अपनी सच्चाई से डरते हैं, हर उस मोड़ पर जहाँ कोई अकेला बैठा है, हर उस दरवाजे पर जो अब भी बंद है। मैंने तय किया, मैं कहानियाँ कहूँगा, पर डराने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कि डर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा होता है। मैं अब हवेली नहीं जाता, लेकिन कभी-कभी रात को नींद के बीच आँख खुल जाती है और फिर लगता है कोई फुसफुसा रहा है। अर्जुन, मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैं यहीं हूँ, अब भागूंगा नहीं, अब तुमसे डरूंगा नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अपना लिया है। ये कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के भीतर कोई अर्जुन है, कोई आईना है, कोई दरवाज़ा है जो आज भी बंद है। और जब तुम उसे खोलोगे, तब तुम भी जानोगे कि सच्चा डर भूतों का नहीं होता, बल्कि उस सन्नाटे का होता है जो हमारे अपने मन के किसी कोने में बरसों से बैठा है। आज उसे एक बार टोक कर देखो, शायद वो भी यही कहे, अब मैं नहीं डराता, अब मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कहानी तो खत्म हो गई, पर सवाल अब भी जिंदा है। क्या डर वाकई बाहर है, या हमारे अंदर किसी कोने में आज भी सांस ले रहा है? अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ है, तो अगली बार जब अंधेरा कमरे में बढ़े, तो याद रखना, हम फिर मिलेंगे एक और कहानी में, एक और सन्नाटे के बीच। तब तक के लिए इस चैनल को याद रखिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे हर बार नए नहीं होते, कभी कभी वो बस दोबारा